इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन चैप्टर कर रहे हैं बेटा, चुनाव और प्रतिनिधित्व। और उसके अंदर इससे पहले हमने कल बात की थी कि जो चुनाव के लिए दो तरीके अपनाए जाते हैं। एक तरीका हो गया जो सबसे अधिक वोट पाने वाले की विजय, और दूसरा होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो इसमें बेटा हमने बात की थी कल कि जो पीआर सिस्टम है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जिसको समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बोलते हैं, वो सिस्टम इजराइल के अंदर, नीदरलैंड के अंदर कैसे अडॉप्ट होता है। और साथ ही हमने इसका दूसरा वाला सिस्टम जो एक दो अगर दूसरे देशों के अंदर पीआर सिस्टम को कैसे अडॉप्ट किया जाता है ये देखा था। पहले इजराइल और नीदरलैंड का देखा, उसके बाद में हमने अर्जेंटीना का देखा, अर्जेंटीना के अंदर ये किस तरह से काम करता है। आज अब हमें तो ज्यादा फोकस किस पे करना है, भारत के अंदर पीआर सिस्टम किस तरह से काम करता है इंडिया के अंदर, ज्यादा हमें इसके बारे में जानना चाहिए। तो इंडिया में एक तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव हैं, वो पीआर सिस्टम से होते हैं, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। समानुपात का मतलब यह है कि प्रपोर्शन टू द वोट ऑफ परसेंटेज, के एक इंडिविजुअल को टोटल वोट का कितना परसेंटेज वोट मिला है उसके अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल सोचे, या जितने भी कैंडिडेट है किसी पार्टी को कितना वोट ऑफ परसेंटेज किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी से मिला, उसके उतने ही कैंडिडेट जीते हुए डिक्लेयर हो जाएंगे। प्रपोर्शन का मतलब यही होता है, अनुपात। अब भारत के अंदर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव और विधान परिषद के चुनाव में और साथ में राज्यसभा के चुनाव में हम समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब राज्यसभा है क्या, तुम्हें पहले तो ये एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, रिकलेक्ट कर लेते हैं। तो आपको पता है कि पार्लियामेंट के कितने हाउस होते हैं, जरा मुझे बताएगा कोई? पार्लियामेंट के कितने हाउस हैं? लॉकडाउन ने और बुरा हाल कर दिया है ना, घर में तो कुछ कर नहीं पाते हैं बच्चे। अरे पार्लियामेंट के सिंपल बेटा दो हाउस होते हैं, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। ये आप जानते हो, सिर्फ बोल नहीं पा रहे हो। लोकसभा को हम अपर हाउस बोलते हैं, सॉरी लोअर हाउस बोलते हैं। लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं। थोड़ा सा जान लीजिए, फिर हम बताते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व। पहले तो तुम्हें यही पता होना चाहिए लोकसभा और राज्यसभा है क्या। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? कोई एक बताए जल्दी से, ये बीच बीच में डिस्कनेक्ट मत किया करो। आवाज आ रही है मेरी? ओके, क्लियर आ रही है ना? चलो ठीक है। तो लोकसभा के दो हाउस, पार्लियामेंट को हिंदी में संसद बोलते हैं, और संसद के दो हाउस है। दो हाउस मतलब आपके देश के अंदर जो सरकार चलाते हैं उसको पूरे मतलब देश के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और साथ में नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव जो दिल्ली में जाके बैठते हैं, वो दो जगह बैठते हैं, ये मानो मोटे तौर पे। एक उनका हाउस मतलब बैठने का ऑफिस की जगह है, एक को आप लोकसभा बोलते हैं, एक को राज्यसभा बोलते हैं। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में अंतर क्या है थोड़ा सा ये जान लीजिए। लोकसभा डायरेक्टली इलेक्टेड होती है, लोगों ने, आप सभी जिनकी 18 साल या उससे ऊपर उम्र हो जाती है वो लोकसभा के चुनाव में हिस्सा लेते हैं।
लोकसभा के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं, और जब चुनाव होते हैं तो एक सरकार का टर्म खत्म हो जाता है, कार्यकाल, उससे पहले चुनाव हो जाते हैं, और उसमें पूरे देश को निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है। कल मैंने बताया था ना, सोचो ये इंडिया है, इंडिया को पूरा हम निर्वाचन क्षेत्र में बांट देते हैं और 543 जगह पे बांट देते हैं, क्योंकि 543 रिप्रेजेंटेटिव चुन के आने होते हैं, ठीक है ना। तो पूरे देश को आप 543 कॉन्स्टिट्यूंसी में बांट देते हो, और जनसंख्या के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूंसी निश्चित की जाती है। किसी पार्टिकुलर एरिया की मान लो एक लोकसभा का क्षेत्र के लिए मिनिमम मान लो हमने रख दी कि 3 लाख पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो इस तरह से हर स्टेट को जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां के निर्वाचन क्षेत्र भी ज्यादा होंगे लोकसभा के पर्पज से, ठीक है। तो चाहे वो देश का कोई स्टेट हो, राज्य हो या यूनियन टेरिटरी हो, सब कहीं पर चुनाव होते हैं और वहां से 543 कैंडिडेट चुन के आते हैं। लेकिन ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, प्रत्यक्ष आप डायरेक्टली उनको चुनते हो, अपनी मनपसंद के उम्मीदवार को वोट डालते हो, और आपके निर्वाचन क्षेत्र में जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलता है वो इलेक्टेड होता है, और वो जाके बैठेगा लोकसभा में, ठीक है। तो लोकसभा में तो आपने बैठा दिया, वहां पर तो कोई जगह है ही नहीं, ठीक है ना। अब लोकसभा के लिए कितना कार्यकाल होता है, टर्म होता है, वो आपको पता लग गया, 5 साल। लोकसभा के लिए डायरेक्ट इलेक्शन होता है, वो आपको पता लग गया। और देश की सरकार जो है, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, सारे इन 543 में से ही मोस्टली होते हैं, जितने भी होते हैं, ठीक है ना। मोस्ट लाइकली वो यहीं से होते हैं ज्यादातर, लेकिन राज्यसभा से भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर यहां से होते हैं। तो ये तो हुआ लोकसभा का। अब दूसरा आपका एक हाउस होता है जिसको आप राज्यसभा बोलते हो, ठीक है ना। लोकसभा को हमने बताया लोअर हाउस और राज्यसभा को अपर हाउस। लोकसभा आपकी डायरेक्टली इलेक्टेड है और राज्यसभा इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। अब वो कैसे इनडायरेक्टली इलेक्टेड है वो आज हमने समझना है, और उससे पहले तो ये समझ लेते हैं कि इसके मेंबर कितने आते हैं चुन के। जैसे आपको लोकसभा के मेंबर मैंने बताया कि 543 इलेक्टेड मेंबर्स चुन के आते हैं पूरे देश से। सिमिलरली राज्यसभा के लिए टोटल राज्यसभा की स्ट्रेंथ, पहले तो आपको यह जानना चाहिए, वो स्ट्रेंथ है 245। अब ये 245 सारे इलेक्टेड होकर नहीं आते, कुछ हमारे देश के राष्ट्रपति को हमने पावर देके रखी है, वो नॉमिनेट करता है कितने मेंबर को, 12 मेंबर को। तो इसमें से 12 मेंबर तो राष्ट्रपति अपनी मर्जी से बनाता है, मर्जी का भी तरीका क्या होता है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, वो बाद में बात कर लेंगे। अब सोचो कि 12 मेंबर तो राष्ट्रपति की पावर हो गई भाई, यानी कि सोचो कि आप में से कोई एक राष्ट्रपति है, 245 आपको चुनना है राज्यसभा में बैठने के लिए, देश की जो सरकार के अंदर हिस्सा लेंगे, कानून बनाएंगे देश के लिए, लोकसभा राज्यसभा मिलकर बनाती है, तो उसमें से 12 मेंबर तो राष्ट्रपति के पास ही चले गए, सोचो कि उसी को करना है। तो बाकी कितने बचे मेरे को बताओगे? अरे इतना ज्यादा सोचने की जरूरत है क्या? 245 माइनस 12 बहुत बड़ा कैलकुलेशन है क्या? प्रियंका कितने बचे बाकी? पेन, नोटबुक कुछ नहीं होगा तुम्हारे पास? बोलो। अरे 245 माइनस 12, 233 कितने हैं? 233 मेंबर, यानी कि 233 मेंबर्स के लिए चुनाव वो चुनकर आते हैं। और चुनकर कहां से आते हैं? स्टेट असेंबली उनको चुन के भेजती है, स्टेट असेंबली। यानी कि जितने आपके भारत के अंदर स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरी है, वहां से चुन के आते हैं।
ठीक है, तो आज हम, यानी कि इसमें भी वही है, जिस स्टेट की ज्यादा पॉपुलेशन होगी, जनसंख्या ज्यादा है, तो वहां से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो राज्यसभा के, वो ज्यादा चुन के आएंगे। तो आज हम समझते हैं हरियाणा से 5 राज्यसभा के लिए चुन के भेजते हैं। 233 बच्चे जो चुन के जाते हैं। अब 233 में से 5 मेंबर्स है हरियाणा भेजता है। तो हरियाणा से वो 5 मेंबर कैसे चुने जाते हैं, उसका समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से चुने जाते हैं, या पूरे देश के अंदर जो राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है, ये समझिए। तो हम हरियाणा का एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा में किस तरह से होता है। ठीक है, तो हरियाणा का आपको पता है कितने विधानसभा के सदस्य हैं, पता है? 90 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको आप एमएलए बोलते हो, हरियाणा के अंदर वो 90 हैं। अब हमको पीआर सिस्टम से, हाउ डज पीआर वर्क इन राज्यसभा, राज्यसभा के लिए अगर हमको हरियाणा से कैंडिडेट चुन के भेजने हैं तो किस तरह से जाएगा वो समझना है। तुम लोगों का नेटवर्क काफी ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, सिर्फ एक ही बच्चा बचा है 4 में से, बड़ा नेटवर्क का इश्यू है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अगर ये जल्दी से दोबारा से, और तुम भी गए। ओके, अब हमें कंटिन्यूअस रखना पड़ेगा। अरे प्रियंका, बहुत ज्यादा नेटवर्क का इश्यू चल रहा है क्या बेटा? हम्म, चलो ठीक है, तो फिर भी आप देखते रहिए कि किस तरह से आप राज्यसभा का चुनाव, हरियाणा से सोचो कि 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के जाते हैं, सोचो क्या वास्तव में ही जाते हैं और राज्यसभा के लिए, तो कैसे चुनते हैं? तो पहले तो हरियाणा के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर चुनते हैं। तो हरियाणा में विधानसभा के 90 सदस्य हैं। अब उसमें क्या तरीका होगा वो मैं आपको बता देता हूं। टोटल कितने लेजिस्लेचर्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे, यानी कि वोट डालने वाले कितने हैं। तो मैंने बताया हरियाणा में 90 है। कुल जीत के कितने जाने वाले होते हैं, तो हरियाणा से 5 जीत के जाएंगे। फिर उसमें हम, ये एक तरीका है, ठीक है ना, फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला में ये कहां से आया ये नहीं पूछने का होता है, ठीक है ना। मैथ के फॉर्मूलाज किसी का सॉल्यूशन निकालने के लिए होता है, कोई तरीका बनाया गया है। तो टोटल कैंडिडेट जो वोट डालेंगे हरियाणा में 5 राज्यसभा के सदस्यों को चुनने के लिए, यानी कि हरियाणा को देश की राज्यसभा में 5 आदमी भेजना है। सोचो दिल्ली में जो बैठेंगे, तो 5 आदमी कैसे भेजते हैं वो मैं बता रहा हूं। तो टोटल हरियाणा की विधानसभा के 90 सदस्य हैं, तो ये चुनने वाले हैं, वोट डालेंगे ये। चुनने वाले कितने को है? 5 को, प्लस 1। मैंने बताया कि फॉर्मूला के हिसाब से 1 ये हमको प्लस करना पड़ रहा है, और इसका ब्रैकेट के बाद में +1। ठीक है, तो ये 90 आ गया, और 90 डिवाइडेड बाई 5 + 1, 5 + 1 6 हो गया। तो अब ये 6 से इसको आप डिवाइड कर दीजिए। 6 6 1 6, 3 6 5 30, तो 15 आ गया, +1, तो टोटल 16। यानी कि किसी भी एक, हमें तो भेजने 5 है, लेकिन किसी भी एक कैंडिडेट को जो कंटेस्ट में है, चुनाव के लिए खड़ा हुआ है राज्यसभा के लिए, हरियाणा से इलेक्ट होके जाना चाहता है, तो उसको 16 वोट मिलने चाहिए। जब उसको 16 वोट मिल जाएंगे तो वो विजयी डिक्लेयर हो जाएगा। समझ गए? तो ऐसे हम 5 कैंडिडेट को भेजते हैं चुनकर। ये तरीका समझ में आ गया आपको कि टोटल वोट डालने वाले कितने हैं? 90।
चुन के कितने जाने हैं, हमको भेजने का अधिकार एज पर कॉन्स्टिट्यूशन 5 ही है, 5 ही भेज सकते हैं। तो 90 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1 ब्रैकेट करके प्लस 1, तो 90 और डिवाइडेड बाई 6, तो 90 को 6 से डिवाइड करोगे तो आपके ये आ रहे हैं, ठीक है। और उसमें प्लस 1 जो आएगा उसमें प्लस 1 कर दोगे, तो 16 कैंडिडेट, 16 वोट मिलना चाहिए एक इंडिविजुअल को, तब वो हरियाणा से राज्यसभा में दिल्ली में जाकर बैठेगा। ये तरीका किसको समझ में नहीं आया, ये बताइए। अब ये कौन बोले? प्रियंका, सचिन, समझ में आ गया? हाँ, बड़ा सिंपल है, कुछ ज्यादा तो नहीं है। योगेश, योगेश, योगेश ने बोलना छोड़ रखा है ना, वो मैसेज कर सकता है। तो ये हो गया राज्यसभा के लिए। राज्यसभा को मैंने आपको ये भी मैं बता ही चुका हूं कि 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा। अब यहां से देश के भी जो भी कानून बनते हैं, आप मोटे तौर पर ये बात कर सकते हो कि जो भी देश के लिए लॉ बनाए जाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा मिलके बनाती है, ठीक है ना। तो ये आपको मोटे तौर पर एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा किस तरह से राज्यसभा के लिए कैंडिडेट का जो इलेक्शन होता है, राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं। अब मैंने तो आपको जो इलेक्टेड मेंबर्स के बारे में बता दिया, अब हमको बात करनी है नॉमिनेटेड मेंबर्स के बारे में कि योगेश, आ, आवाज मेरी सब सुन पा रहे हो बेटा? किसी को प्रॉब्लम है? किसी को आवाज में दिक्कत आ रही है? आ, योगेश को शायद साउंड में प्रॉब्लम है। देखो बेटा, जब अगर मेरी तरफ से 3 बच्चों को सुन पा रहे हैं, 4 को, तो मैं ये मान के चलता हूं कि यहां से डिलीवरी सही हो रही है। नेटवर्क का इश्यू हो सकता है, कभी आपकी तरफ से हो सकता है, कभी मेरी तरफ से। तो ये अभी आपकी तरफ से, मेरी तरफ से होने का चांसेस इसलिए नहीं है कि वाईफाई का कनेक्शन से मैं अभी आपकी क्लास ले रहा हूं, ठीक है। और कभी वाईफाई में भी प्रॉब्लम आ सकती है, ये भी मैं नहीं बोलता। तो दिस इज हाउ योर पीआर सिस्टम वर्क, किस तरह से पीआर सिस्टम बात करता है। अब हमें देखना है, हमने तो सिर्फ आपको बताया 233 कैंडिडेट राज्यसभा के जो चुन के जाते हैं उनका तरीका। अब बाकी जो 12 है नॉमिनेट करते हैं, तो राष्ट्रपति क्या अपनी मर्जी से ही कर लेगा क्या? कोई राष्ट्रपति के सामने कोई तरीका नहीं है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, उसको कॉन्स्टिट्यूशन से हिसाब से ही चलना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए ही करना होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि राष्ट्रपति जो भी डिस्टिंग्विश पर्सनालिटीज हैं, मतलब किसी एक पार्टिकुलर फील्ड में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हर एक फील्ड से कोशिश की जाती है, क्योंकि फिक्स है, चुनने तो 12 मेंबर ही हैं, तो उससे चुने जा सकते हैं। उनको नॉमिनेट राष्ट्रपति कर सकता है। मान लो कि जैसे स्पोर्ट्स में से हमारे पास में बीच में सचिन तेंदुलकर स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, यानी कि कहने का मतलब यह है, ऐसे इंसान को चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति नामित कर देता है, नॉमिनेट कर देता है, और वो जाके राज्यसभा में बैठते हैं। और वो बेसिकली राज्यसभा में क्या है, जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है, तो वो स्पोर्ट्स के जो लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, उनकी समस्याओं को, उनसे रिलेटेड लॉज बनाने में हेल्प करता है, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं वो देश की पार्लियामेंट के सामने रखता है। ऐसे ही कोई आर्ट एंड कल्चर के अंदर डिस्टिंग्विश पर्सनैलिटी हो सकती है, जैसे बीच में हेमा मालिनी, जया प्रदा, ये पिक्चर से रिलेटेड रिप्रेजेंट। तो यानी कि अलग अलग साइंस के फील्ड में जिसने अच्छा काम किया हो, मतलब जिसका पास्ट ऐसा हो
किसी एक पार्टिकुलर फील्ड में बहुत अच्छा काम किया हो और राष्ट्रपति की नजर में हो सकता है बहुत सारे लोग होंगे देश के अंदर, लेकिन राष्ट्रपति ऐसा माने कि ये किसी पर्सनल पार्टिकुलर किसी फील्ड में इट इज अ डिस्टिंग्विश पर्सनालिटी, इसने बहुत अच्छा काम किया है, तो उसको नॉमिनेट करके हम राज्यसभा में भेज सकते हैं। राष्ट्रपति के पास ये पावर है, लेकिन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन संविधान ये कहता है राष्ट्रपति के पास में पावर है, लेकिन हकीकत तो यह है कि राष्ट्रपति की इस पावर का इस्तेमाल, क्योंकि आपके भारत के अंदर राष्ट्रपति के पास में पावर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, और लेकिन उसको यूटिलाइज कैबिनेट करती है, पार्लियामेंट करती है। क्यों ये ऐसा रखा गया कि राष्ट्र हमारे देश में जितनी भी पावर है, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डायरेक्टली इलेक्टेड जो मेंबर्स है उनके पास हमने ज्यादा पावर दी है कंपेरेटिवली जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। तो देश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उसको जनता डायरेक्टली चुनती है, पीपल्स चुन के भेजते हैं, देश के नागरिक चुन के भेजते हैं, तो उनके पास में ज्यादा पावर है। ठीक है, जबकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति क्या है, वो जो हमने चुन के भेजे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसकी बात की मैंने अभी 543, और साथ के अंदर दूसरे 245, और साथ में हर एक स्टेट के लेजिस्लेचर्स के जो लोग हैं, जैसे हरियाणा के 90 हैं, ये सब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। यानी कि हमने इनको चुन के भेजा और ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। तो दिस इज हाउ आपकी राज्यसभा और लोकसभा बनती है। तो जो इनडायरेक्टली चुने हुए आते हैं उनको बहुत ज्यादा पावर भारत में नहीं दी गई है, जिनको डायरेक्टली चुन के भेजा गया है उनको ज्यादा पावर दी गई है। तो राष्ट्रपति के पास में, इसलिए हमारे देश में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उसके पास में उसकी जो पावर है सीधे तौर पर वो उसकी जो पावर है वो सरकार इस्तेमाल करती है, गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट का मतलब प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट करती है। ठीक है, तो यानी कि जो ये 12 मेंबर्स हैं नॉमिनेटेड करने वाले, इसको भी प्राइम मिनिस्टर और उसके कैबिनेट ही करेगी। अब एक टॉपिक और कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आप लोगों की आज की छुट्टी। अभी आज फिर मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, इससे पहले वाले चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर मैंने भेजे हैं या नोट्स भेजे हैं, वो कल सबसे पहले काम आपका यही होगा, सबसे पहले अपने नोट्स लेके आओगे, नोट्स होंगे और उनको मेरे को दिखाओगे, फिर बाद में व्हाट्सएप पे भेज दोगे। क्लियर, ये याद रखना है। हाँ, ये जतिन, सचिन, सभी, योगेश, राजीव, सभी सुन ले कि नोट्स आपके तैयार होने चाहिए। जो भेज दिए जाते हैं, जो चैप्टर होता जा रहा है साथ साथ में लिखते जाओ, फिर बाद में एक साथ में इकट्ठा हो जाएगा, मुश्किल होगी। और मैं इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करने वाला, जो काम जिस दिन कराया उसका काम उसी दिन फिनिश करो, बस यही तरीका हो सकता है सबसे बेटर, नहीं तो फिर काम ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। चलो इसको छोड़ के बात कर लेते हैं हम सीधा एक और, निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण। अब मैंने कहा कि पूरे देश को हम लोकसभा के चुनाव के लिए पूरे देश को लोकसभा जब होता है तो कॉन्स्टिट्यूंसी में निर्वाचन क्षेत्र में बांट देते हैं और 543 मेंबर चुन के आते हैं। अब इनमें से कुछ निर्वाचन क्षेत्र हमने क्या कर दिया, उनको सचिन ग्रुप के अंदर आज ही तुम मेरे को अपने मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, अभी मैं ग्रुप में ऐड कर देता हूं। मैंने ग्रुप में ऐड तो किया था वो, लेकिन शायद बाद में मुझे पता लगा वो तुम्हारे नंबर नहीं है। तो अभी आप ग्रुप बना के रखा है, क्योंकि लड़कियों में प्रियंका अकेली है तो उसका ग्रुप बनाने की अभी जरूरत नहीं लगी। तुम्हारा बॉयज का मैंने ग्रुप बना रखा है, उसके अंदर मैं सभी के लिए नोट्स भेज रहा हूं। आप मेरे पास में मोबाइल पे अभी व्हाट्सएप नंबर, अपने व्हाट्सएप वाले नंबर कर देना, मैं आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है, हाँ, निर्वाचन क्षेत्र का। तो इतने दिन से क्या कर रहे हो, जब भी क्लास लेते हैं तो मैं बताता हूं, तो तुमने तो कभी नहीं बोली ये बात।
ऐसी मूर्खता मत करो, ठीक है ना। जो काम साथ में कराया जाता है उसको करो। और अगर आपको कोई समस्या आ रही है, आप तक कोई चीज नहीं पहुंची है, तो आपका फर्ज है ये मुझे बता देना, ना कि जब मैंने बोला कि कल दिखाना है तो फिर आप ये बात करना शुरू करते हो। तो थोड़ा सा अपने अंदर इंप्रूवमेंट करो, चीजों को रेगुलर करने की आदत डालो। तो देश के अंदर कुछ निर्वाचन क्षेत्र हमारे यहां पर हमने क्या किया है, आरक्षित किए, रिजर्व किए। अब उसके पीछे का पहले तो कारण समझ लो, फिर हम बताएंगे कितने किए हुए हैं। भाई सबसे पहला कारण तो यही है कि मान लो कि किसी एक एरिया के अंदर शेड्यूल कास्ट है, कम है शेड्यूल कास्ट कम है, मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़ी जाति, या फिर बैकवर्ड कम्युनिटी की हो, अति पिछड़ी जाति हो, जनजाति हो, तो ये लोग कम हैं। और बाकी कास्ट के, जो अपर कास्ट के लोग ज्यादा हैं। तो हमारे देश में ये तो आप भी जानते हो, चुनाव के अंदर वोट जात के आधार पर डाला जाता है, धर्म के आधार पर वोट पड़ते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में जो माइनॉरिटी ग्रुप के लोग हैं, कम है संख्या में, कोई एक पार्टिकुलर जाति के लोग कम है, तो जब चुनाव होगा तो लोग जाति के आधार पर वोट डालेंगे। तो ये अगर इनकी जाति से जो कम है, माइनॉरिटी में है, अल्पसंख्यक हैं, इनकी जाति से कोई कंटेस्ट करेगा इलेक्शन में तो वो कभी जीत ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये लोग पॉपुलेशन में कम हैं। और पॉपुलेशन में कम होने की वजह से इनको जो वोट ऑफ परसेंटेज गिरेगा कास्ट के आधार पर, वो कम गिरेंगे। तो ये लोग तो कभी चुन के नहीं आएंगे। तो इनकी जो समस्या है पार्लियामेंट के अंदर कैसे पहुंचेगी, यानी कि इनके रिप्रेजेंटेटिव आपके देश के लोकसभा राज्यसभा में पहुंचेंगे नहीं, तो इनकी समस्याओं का हल नहीं होगा, इनके जो प्रॉब्लम्स है उनका एड्रेस नहीं होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या कर दिया, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व कर दी इनके लिए। वो रिजर्व का मतलब यही है, उस पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के ही कम्युनिटी के लोग इलेक्शन में कंटेस्ट कर पाएंगे। वोट सब डालेंगे, सारी कम्युनिटी के लोग डालेंगे, लेकिन कंटेस्ट करने के लिए मुकाबले में खड़ा होंगे, यानी कि कुश्ती लड़ने के लिए यही लोग होंगे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। तो इसको बोलते हैं आरक्षण। ये आपके लिए देश के, चाहे आपके लोकसभा के चुनाव हो उसमें, या फिर राज्य की विधानसभा के चुनाव हो उसके अंदर, या फिर आपके जो लोकल गवर्नमेंट है। लोकल गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे आपके गांव के सरपंच के चुनाव, ब्लॉक लेवल के ऊपर जिला परिषद के चुनाव हुए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद के चुनाव हो, या फिर आपके गांव में पंच सरपंच के चुनाव हो, सब कहीं पर ये आरक्षण का तरीका कर दिया गया। तो दो तरह के आरक्षण हैं, एक तो जाति के आधार पर आरक्षण किया हुआ है, दूसरा आरक्षण हमने फीमेल्स को भी आरक्षण देने का एक किया है। हमारा ये मानना है कि हिस्टोरिकली जो फीमेल्स है, विमेन है, उनको इतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। तो हमारे देश के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट है, अभी तो लोकल गवर्नमेंट में किया है, देश की पार्लियामेंट के चुनाव हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चुन के जाते हैं, उसमें अभी नहीं किया है। तो लोकल गवर्नमेंट के चुनाव, यानी कि आपके विलेज लेवल के ऊपर, या फिर ब्लॉक लेवल के ऊपर, या डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो चुनाव होते हैं, उसमें हमने फीमेल के लिए भी सीटें रिजर्व कर दी गई है। रिजर्व का मतलब आप समझ गए हो कि उन पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिर्फ फीमेल ही कंटेस्ट करेगी। अब वो किसी भी कास्ट की हो सकती है। तो आप आरक्षण समझ गए क्या है, रिजर्वेशन क्या है। अरे यस और नॉट, कोई तो बोलो। तो बहुत देर लगाते हो बेटा, जल्दी बोल दोगे तो जल्दी आगे हम बढ़ेंगे। तो ऐसे करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आरक्षण किया था,
हाँ, सचिन बोल रहा है नहीं समझा। सचिन, आवाज तो क्लियर आ रही है बेटा तुम्हारे तक, पहले ये बताइए। जल्दी बोलो, जल्दी मैसेज। सबको समझ में आ गया सर? हाँ, ओके। अरे भाई सिंपल है, जैसे कि आपके गांव के अंदर चुनाव होना है, समझो, आपके गांव से ही समझा देता हूं मैं आपको। तो आपके गांव में कुछ शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल SC ST, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं, ठीक है ना। लोअर कम्युनिटी को हमें बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए बोलना पड़ेगा। लोअर कम्युनिटी, देश के अंदर कास्टिज्म है, आपने सुना है, जानते हो, जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, या फिर आपके यादव हैं, इनको जाट हैं, इनको अपर कास्ट में माना जाता है, और कुछ गांव के अंदर लोअर कास्ट होती है। तो वो लोअर कास्ट के लोग मानो जनसंख्या में कम है, और चुनाव हुए, और लोअर कास्ट का कैंडिडेट भी खड़ा हुआ और अपर कास्ट का भी कैंडिडेट खड़ा हुआ। क्योंकि हमारे देश में जाति के आधार पर वोट गिरता है, तो उस चुनाव के अंदर अपर कास्ट का कैंडिडेट है वो जीतेगा, क्योंकि सारे अपर कास्ट की पॉपुलेशन ज्यादा है आपके गांव में, तो उसको वोट डालेंगे। जाति के आधार पर डालते हैं लोग वोट, ये तो फैक्ट है। तो इस तरह से वो जो लोअर कास्ट है, उनकी विचारों की बात तो कभी सुनी ही नहीं जाएगी, गांव के अंदर डेवलपमेंट के काम में उनका रोल नहीं होगा। ऐसे ही देश के अंदर भी हमने कॉन्स्टिट्यूंसीज रिजर्व की गई है, यही देने के लिए कि भाई ये जो लोअर कास्ट के लोग हैं, इनको भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, ठीक है ना। बात समझ गए? तो ताकि अब सोचो कि 4 साल बाद में एक साल ऐसा कर दिया जाए कि आपके गांव में जब सरपंच के चुनाव होंगे या फिर पंच के चुनाव होंगे, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ लोअर कास्ट के लोग ही चुनाव में हिस्सा ले पाएंगे। यानी कि चुनने के लिए, मतलब वोट सब डालेंगे, लेकिन खड़ा होने के लिए कुश्ती लड़ने वाला कौन होगा, वो सिर्फ और सिर्फ लोअर कास्ट के होंगे। तो अब क्योंकि लोअर कास्ट के ही लोग चुनाव मैदान में उतरेंगे, तो जीत के भी वही आएंगे, ठीक है ना, बाकी और को करने ही ना दे रहे। तो ये कई जगह पे ऐसा करते हैं, रोटेशन में सीट चलती है कि भाई मतलब 2 बार तो जनरल के लिए कास्ट रख दी, जनरल कास्ट के लिए, फिर उसके बाद में यानी कि 2 प्लान, यानी कि 10 साल तक कोई सरपंच रहेगा वो जनरल कम्युनिटी का रह सकता है, फिर उसके नेक्स्ट बार में हमने रिजर्व कम्युनिटी के लिए कर दिया। तो उस टाइम में वोट तो सब डालेंगे, लेकिन जो कंटेस्ट कर पाएंगे वो रिजर्व कम्युनिटी के लोअर कास्ट के लोग होंगे, तो जीत के भी ओबियसली यही वही आएंगे। तो ऐसे ही हमने आरक्षण देश के अंदर कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो चुन के आते हैं, उनके लिए भी हमने रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज का प्रोविजन रखा हुआ है, कि ताकि जो लोअर कम्युनिटी के लोग हैं उनको रिप्रेजेंटेशन मिल सके, ठीक है ना। तो ये इनिशियली हमारे देश के अंदर ये किया था कि भाई 10 सालों के लिए किया था कॉन्स्टिट्यूशन में। पहले चुनाव 1951-52 में हुए, जो देश के लोकसभा के चुनाव, और फिर बाद में इसको हर 10 साल बाद में बढ़ाते गए, रिजर्वेशन को बढ़ाते गए। क्योंकि 10 साल क्यों रखा था, ये सोचा था कि 10 साल में सब लोग डेवलपमेंट हो जाएगा और सब लोग बराबर आ जाएंगे, लोअर कास्ट के लोग भी अपर कास्ट के बराबर आ जाएंगे, तो इनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बार आपने किसी को रिजर्वेशन दे दिया, फिर उससे वापस खत्म करना ये भारी काम होता है, वो लोग नाराज हो जाएंगे। जो भी पार्टी इनका रिजर्वेशन की जो फैसिलिटीज है इनको खत्म करेगी, तो उनको चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ेगा। इस वजह से कोई भी पार्टी ये साहस नहीं कर पाती कि ये जो रिजर्वेशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में 10 साल के लिए दिया था, इसको खत्म कर दे, ठीक है ना। वो हर 10 साल बाद में फिर दोबारा रिन्यू कर देती है, अगले 10 साल के लिए बढ़ा देती है। तो ऐसे जो काम
आज तक चला आ रहा है। आपके देश में रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो ये सिर्फ रिजर्वेशन चुनाव के अंदर ही नहीं है, ये गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट की जॉब्स, इन सब में रिजर्वेशन उनके लिए रखा गया है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? हाँ, अब ये धीरे धीरे इसके ऊपर आवाज उठती है कि इसको खत्म किया जाए, लेकिन अभी तक तो चल ही रहा है। तो इसके नोट्स में आज फिर शाम को भेज दूंगा, इस पूरे चैप्टर के हिंदी और इंग्लिश में ग्रुप में। सचिन, तुम मेरे पास में आपके नंबर मैंने ग्रुप में कौन से ऐड करने हैं वो भेज दीजिए, और फिर कल आगे बात करते हैं। ठीक है, तो आज आपने दो चीजें पढ़ी, एक तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का जो राज्यसभा के चुनाव में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, दूसरा जो आपने पढ़ा निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण के बारे में पढ़ा। तो इसमें आगे फिर हम पढ़ेंगे कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे होते हैं देश के अंदर, कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन किए गए। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये क्लास यहीं पर ही खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे। ठीक है, आप एग्जिट कर सकते हो। सचिन, तुम भेज देना मेरे को बेटा कांटेक्ट नंबर।